नमस्कार। 2025 बस अब तो आ ही गया है, दरवाजे पर दस्तक दे ही रहा है। 2025 में 26 जनवरी को हमारे संविधान को लागू हुए 75 वर्ष होने जा रहे हैं। हम सभी के लिए बहुत गौरव की बात है। हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें जो संविधान सौंपा है वो समय की हर कसौटी पर खरा उतरा है। संविधान हमारे लिए गाइडिंग लाइट है, हमारा मार्गदर्शक है। ये भारत का संविधान ही है जिसकी वजह से मैं आज यहां हूं, आपसे बात कर पा रहा हूं। इस साल 26 नवंबर को संविधान दिवस से एक साल तक चलने वाली कई एक्टिविटीज शुरू हुई हैं। देश के नागरिकों को संविधान की विरासत से जोड़ने के लिए constitution75.com नाम से एक खास वेबसाइट भी बनाई गई है। इसमें आप संविधान की प्रस्तावना पढ़कर अपना वीडियो अपलोड कर सकते हैं। अलग अलग भाषाओं में संविधान पढ़ सकते हैं। संविधान के बारे में प्रश्न भी पूछ सकते हैं। मन की बात के श्रोताओं से, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से, कॉलेज में जाने वाले युवाओं से मेरा आग्रह है, इस वेबसाइट पर जरूर जाकर देखें, इसका हिस्सा बने। साथियों, अगले महीने 13 तारीख से प्रयागराज में महाकुंभ भी होने जा रहा है। इस समय वहां संगम तट पर जबरदस्त तैयारियां चल रही है। मुझे याद है, अभी कुछ दिन पहले जब मैं प्रयागराज गया था तो हेलीकॉप्टर से पूरा कुंभ क्षेत्र देखकर दिल प्रसन्न हो गया था। इतना विशाल, इतना सुंदर, इतनी भव्यता। साथियों, महाकुंभ की विशेषता केवल इसकी विशालता में ही नहीं है, कुंभ की विशेषता इसकी विविधता में भी है। इस आयोजन में करोड़ों लोग एक साथ एकत्रित होते हैं। लाखों संत, हजारों परंपराएं, सैकड़ों संप्रदाय, अनेकों अखाड़े, हर कोई इस आयोजन का हिस्सा बनता है। कहीं कोई भेदभाव नहीं दिखता है। कोई बड़ा नहीं होता है, कोई छोटा नहीं होता है। अनेकता में एकता का ऐसा दृश्य विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए हमारा कुंभ एकता का महाकुंभ भी होता है। इस बार का महाकुंभ भी एकता के महाकुंभ के मंत्र को सशक्त करेगा। मैं आप सबसे कहूंगा, जब हम कुंभ में शामिल हो तो एकता के इस संकल्प को अपने साथ लेकर वापस आए। हम समाज में विभाजन और विद्वेष के भाव को नष्ट करने का संकल्प भी लें। अगर कम शब्दों में मुझे कहना है तो मैं कहूंगा, महाकुंभ का संदेश, एक हो पूरा देश। महाकुंभ का संदेश, एक हो पूरा देश। और अगर दूसरे तरीके से कहना है तो मैं कहूंगा, गंगा की अविरल धारा, न बटे समाज हमारा। गंगा की अविरल धारा, न बटे समाज हमारा। साथियों, इस बार प्रयागराज में देश और दुनिया के श्रद्धालु डिजिटल महाकुंभ के भी साक्षी बनेंगे। डिजिटल नेविगेशन की मदद से आपको अलग अलग घाट, मंदिर, साधुओं के अखाड़ों तक पहुंचने का रास्ता मिलेगा। यही नेविगेशन सिस्टम आपको पार्किंग तक पहुंचने में भी मदद करेगा। पहली बार कुंभ आयोजन में एआई चैटबॉट का प्रयोग होगा। एआई चैटबॉट के माध्यम से 11 भारतीय भाषाओं में कुंभ से जुड़ी हर तरह की जानकारी हासिल की जा सकेगी। इस चैटबॉट से
कोई भी टेक्स्ट टाइप करके या बोलकर किसी भी तरह की मदद मांग सकता है। पूरा मेला क्षेत्र को एआई पावर्ड कैमरा से कवर किया जा रहा है। कुंभ में अगर कोई अपने परिचित से बिछड़ जाएगा तो इन कैमरों से उन्हें खोजने में भी मदद मिलेगी। श्रद्धालुओं को डिजिटल लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर की सुविधा भी मिलेगी। श्रद्धालुओं को मोबाइल पर गवर्नमेंट अप्रूव्ड टूर पैकेजेस, ठहरने की जगह और होम स्टे के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। आप भी महाकुंभ में जाएं तो इन सुविधाओं का लाभ अवश्य उठाएं। और हाँ, हैशटैग एकता का महाकुंभ के साथ अपनी सेल्फी जरूर अपलोड करिएगा। साथियों, मन की बात यानी MKB में अब बात KTB की। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनमें से बहुत से लोगों को KTB के बारे में पता नहीं होगा, लेकिन जरा बच्चों से पूछिए। KTB उनके बीच बहुत ही सुपरहिट है। KTB यानी क्रश, त्रुश और बाल्टी बॉय। आपको शायद पता होगा, बच्चों की पसंदीदा एनिमेशन सीरीज और उसका नाम है KTB भारत है हम। और अब इसका दूसरा सीजन भी आ गया है। ये 3 एनिमेशन कैरेक्टर हमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन नायक नायिकाओं के बारे में बताते हैं जिनकी ज्यादा चर्चा नहीं होती। हाल ही में इसका सीजन 2 बड़े ही खास अंदाज में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में लॉन्च हुआ। सबसे शानदार बात यह है कि ये सीरीज न सिर्फ भारत की कई भाषाओं में बल्कि विदेशी भाषाओं में भी प्रसारित होती है। इसे दूरदर्शन के साथ साथ अन्य OTT प्लेटफॉर्म पर भी देखा जा सकता है। साथियों, हमारी एनिमेशन फिल्मों की, रेगुलर फिल्मों की, टीवी सीरियल्स की पॉपुलैरिटी दिखाती है कि भारत की क्रिएटिव इंडस्ट्री में कितनी क्षमता है। यह इंडस्ट्री न सिर्फ देश की प्रगति में बड़ा योगदान दे रही है, बल्कि हमारी इकोनॉमी को भी नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। हमारी फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत विशाल है। देश की कितनी ही भाषाओं में फिल्में बनती हैं, क्रिएटिव कंटेंट बनता है। मैं अपनी फिल्म और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को इसलिए भी बधाई देता हूं क्योंकि उसने एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव को सशक्त किया है। साथियों, बस 2024 में हम फिल्म जगत की कई महान हस्तियों की 100वीं जयंती मना रहे हैं। इन विभूतियों ने भारतीय सिनेमा को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। राज कपूर जी ने फिल्मों के माध्यम से दुनिया को भारत के सॉफ्ट पावर से परिचित कराया। रफी साहब की आवाज में वो जादू था जो हर दिल को छू लेता था। उनकी आवाज अद्भुत थी। भक्ति गीत हो या रोमांटिक सॉन्ग्स, दर्द भरे गाने हो, हर इमोशन को उन्होंने अपनी आवाज से जीवंत कर दिया। एक कलाकार के रूप में उनकी महानता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आज भी युवा पीढ़ी उनके गानों को उतनी ही शिद्दत से सुनती है। यही तो है टाइमलेस आर्ट की पहचान। अक्कीनेनी नागेश्वर राव गारू ने तेलुगु सिनेमा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। उनकी फिल्मों ने भारतीय परंपराओं और मूल्यों को बखूबी प्रस्तुत किया। तपन सिन्हा जी की फिल्मों ने समाज को एक नई दृष्टि दी। उनकी फिल्मों में सामाजिक चेतना और राष्ट्रीय एकता का संदेश रहता था। हमारी पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए इन हस्तियों का जीवन प्रेरणा जैसा है। साथियों, मैं आपको एक और खुशखबरी देना चाहता हूं। भारत की क्रिएटिव टैलेंट को
दुनिया के सामने रखने का एक बहुत बड़ा अवसर आ रहा है। अगले साल हमारे देश में पहली बार वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव समिट का आयोजन होने वाला है। आप सभी ने दावोस के बारे में सुना होगा, जहां दुनिया के अर्थ जगत के महारथी जुटते हैं। उसी तरह वेव समिट में दुनिया भर के मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के दिग्गज क्रिएटिव वर्ल्ड के लोग भारत आएंगे। यह समिट भारत को ग्लोबल कंटेंट क्रिएशन का हब बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है, इस समिट की तैयारी में हमारे देश के यंग क्रिएटर्स भी पूरे जोश से जुड़ रहे हैं। जब हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़ रहे हैं, तब हमारी क्रिएटर इकोनॉमी एक नई एनर्जी ला रही है। मैं भारत की पूरी एंटरटेनमेंट और क्रिएटिव इंडस्ट्री से आग्रह करूंगा, चाहे आप यंग क्रिएटर हो या एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट, बॉलीवुड से जुड़े हो या रीजनल सिनेमा से, टीवी इंडस्ट्री के प्रोफेशनल हो या एनिमेशन के एक्सपर्ट, गेमिंग से जुड़े हो या एंटरटेनमेंट टेक्नोलॉजी के इनोवेटर, आप सभी वेव समिट का हिस्सा बने। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति का प्रकाश आज कैसे दुनिया के कोने कोने में फैल रहा है। आज मैं आपको 3 महाद्वीपों से ऐसे प्रयासों के बारे में बताऊंगा जो हमारी सांस्कृतिक विरासत के वैश्विक विस्तार की गवाह है। ये सभी एक दूसरे से मीलों दूर हैं, लेकिन भारत को जानने और हमारी संस्कृति से सीखने की उनकी ललक एक जैसी है। साथियों, पेंटिंग्स का संसार जितना रंगों से भरा होता है, उतना ही खूबसूरत होता है। आप में से जो लोग टीवी के माध्यम से मन की बात से जुड़े हैं, वे अभी कुछ पेंटिंग्स टीवी पर देख भी सकते हैं। इन पेंटिंग्स में हमारे देवी देवता, नृत्य की कलाएं और महान विभूतियों को देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। इनमें आपको भारत में पाए जाने वाले जीव जंतुओं से लेकर और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इनमें ताजमहल की एक शानदार पेंटिंग भी शामिल है, जिसे 13 साल की एक बच्ची ने बनाया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस दिव्यांग बच्ची ने अपने मुंह से इस पेंटिंग को तैयार किया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन पेंटिंग्स को बनाने वाले भारत के नहीं, बल्कि इजिप्ट के स्टूडेंट्स हैं, वहां के विद्यार्थी हैं। कुछ ही हफ्ते पहले इजिप्ट के करीब 23,000 स्टूडेंट्स ने एक पेंटिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। वहां उन्हें भारत की संस्कृति और दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों को बताने वाली पेंटिंग तैयार करनी थी। मैं इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले सभी युवाओं की सराहना करता हूं। उनकी क्रिएटिविटी की जितनी भी प्रशंसा किए जाए वो कम है। साथियों, दक्षिण अमेरिका का एक देश है पराग्वे। वहां रहने वाले भारतीयों की संख्या 1,000 से ज्यादा नहीं होगी। पराग्वे में एक अद्भुत प्रयास हो रहा है। वहां भारतीय दूतावास में एरिका ह्यूबर फ्री आयुर्वेद कंसल्टेशन देती है। आयुर्वेद की सलाह लेने के लिए आज उनके पास स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। एरिका ह्यूबर ने भले ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हो, लेकिन उनका मन तो आयुर्वेद में ही बसता है। उन्होंने आयुर्वेद से जुड़े कोर्सेज किए थे और समय के साथ वे इसमें पारंगत होती चली गई। साथियों, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा तमिल है और हर हिंदुस्तानी को इसका गर्व है। दुनिया भर के देशों में इसे सीखने वालों की संख्या
लगातार बढ़ रही है। पिछले महीने के आखिर में फिजी में भारत सरकार के सहयोग से तमिल टीचिंग प्रोग्राम शुरू हुआ। बीते 80 वर्षों में यह पहला अवसर है जब फिजी में तमिल के ट्रेन टीचर्स इस भाषा को सिखा रहे हैं। मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि आज फिजी के स्टूडेंट्स तमिल भाषा और संस्कृति को सीखने में काफी दिलचस्पी ले रहे हैं। साथियों, ये बातें, ये घटनाएं सिर्फ सफलता की कहानियां नहीं है, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत की भी गाथाएं हैं। ये उदाहरण हमें गर्व से भर देते हैं। आर्ट से आयुर्वेद तक और लैंग्वेज से लेकर म्यूजिक तक भारत में इतना कुछ है जो दुनिया में छा रहा है। साथियों, सर्दी के इस मौसम में देश भर से खेल और फिटनेस को लेकर कई एक्टिविटीज हो रही हैं। मुझे खुशी है कि लोग फिटनेस को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना रहे हैं। कश्मीर में स्कीइंग से लेकर गुजरात में पतंगबाजी तक हर तरफ खेल का उत्साह देखने को मिल रहा है। संडे ऑन साइकिल और साइकिलिंग ट्यूसडे जैसे अभियानों से साइकिलिंग को बढ़ावा मिल रहा है। साथियों, अब मैं आपको एक ऐसी अनोखी बात बताना चाहता हूं जो हमारे देश में आ रहे बदलाव और युवा साथियों के जोश और जज्बे का प्रतीक है। क्या आप जानते हैं कि हमारे बस्तर में एक अनूठा ओलंपिक शुरू हुआ है? जी हां, पहली बार हुए बस्तर ओलंपिक से बस्तर में एक नई क्रांति जन्म ले रही है। मेरे लिए ये बहुत ही खुशी की बात है कि बस्तर ओलंपिक का सपना साकार हुआ है। आपको भी ये जानकर अच्छा लगेगा कि यह उस क्षेत्र में हो रहा है जो कभी माओवादी हिंसा का गवाह रहा है। बस्तर ओलंपिक का शुभंकर है वन भैंसा और पहाड़ी मैना। इसमें बस्तर की समृद्ध संस्कृति की झलक दिखती है। इस बस्तर खेल महाकुंभ का मूल मंत्र है करसायता बस्तर, बरसायता बस्तर, यानी खेलेगा बस्तर, जीतेगा बस्तर। पहली ही बार में बस्तर ओलंपिक में 7 जिलों के 1,65,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह हमारे युवाओं के संकल्प की गौरव गाथा है। एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, वेटलिफ्टिंग, कराटे, कबड्डी, खो खो और वॉलीबॉल, हर खेल में हमारे युवाओं ने अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है। कारी कश्यप जी की कहानी मुझे बहुत प्रेरित करती है। एक छोटे से गांव से आने वाली कारी जी ने तीरंदाजी में रजत पदक जीता है। वे कहती है, बस्तर ओलंपिक ने हमें सिर्फ खेल का मैदान ही नहीं, जीवन में आगे बढ़ने का अवसर दिया है। सुकमा की पायल कवासी जी की बात भी कम प्रेरणादायक नहीं है। जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पायल जी कहती हैं, अनुशासन और कड़ी मेहनत से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। सुकमा के दोरनापाल के पुनेम सन्ना जी की कहानी तो नए भारत की प्रेरक कथा है। एक समय नक्सली प्रभाव में आए पुनेम जी आज व्हील चेयर पर दौड़कर मेडल जीत रहे हैं। उनका साहस और हौसला हर किसी के लिए प्रेरणा है। कोंडा गांव के तीरंदाज रंजू सौरी जी को बस्तर यूथ आइकॉन चुना गया है। उनका मानना है, बस्तर ओलंपिक दूर दराज के युवाओं को राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने का अवसर दे रहा है। साथियों, बस्तर ओलंपिक केवल एक खेल आयोजन नहीं है, यह एक ऐसा मंच है जहां विकास और खेल का संगम हो रहा है, जहां हमारे युवा अपनी प्रतिभा को निखार रहे हैं
और एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं, अपने क्षेत्र में ऐसे खेल आयोजनों को प्रोत्साहित करें। हैशटैग खेलेगा भारत जीतेगा भारत के साथ अपने क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं की कहानियां साझा करें। स्थानीय खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर दें। याद रखिए, खेल से न केवल शारीरिक विकास होता है, बल्कि ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से समाज को जोड़ने का भी एक सशक्त माध्यम है। तो खूब खेलिए, खूब खेलिए। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत की दो बड़ी उपलब्धियां आज विश्व का ध्यान आकर्षित कर रही हैं। इन्हें सुनकर आपको भी गर्व महसूस होगा। ये दोनों सफलताएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में मिली हैं। पहली उपलब्धि मिली है मलेरिया से लड़ाई में। मलेरिया की बीमारी 4000 वर्षों से मानवता के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। आजादी के समय भी यह हमारी सबसे बड़ी स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक थी। 1 महीने से लेकर 5 साल तक के बच्चों की जान लेने वाली सभी संक्रामक बीमारियों में मलेरिया का तीसरा स्थान है। आज मैं संतोष से कह सकता हूं कि देशवासियों ने मिलकर इस चुनौती का दृढ़ता से मुकाबला किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की रिपोर्ट कहती है, भारत में 2015 से 2023 के बीच मलेरिया के मामलों और इससे होने वाली मौतों में 80% की कमी आई है। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। सबसे सुखद बात यह है, यह सफलता जन जन की भागीदारी से मिली है। भारत के कोने कोने से, हर जिले से हर कोई इस अभियान का हिस्सा बना है। असम में जोरहाट के चाय बागानों में मलेरिया 4 साल पहले तक लोगों की चिंता की एक बड़ी वजह बना हुआ था, लेकिन जब इसके उन्मूलन के लिए चाय बागान में रहने वाले एकजुट हुए तो इसमें काफी हद तक सफलता मिलने लगी। अपने इस प्रयास में उन्होंने टेक्नोलॉजी के साथ साथ सोशल मीडिया का भी भरपूर इस्तेमाल किया है। इसी तरह हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले ने मलेरिया पर नियंत्रण के लिए बड़ा अच्छा मॉडल पेश किया। यहाँ मलेरिया की मॉनिटरिंग के लिए जन भागीदारी काफी सफल रही है। नुक्कड़ नाटक और रेडियो के जरिए ऐसे संदेशों पर जोर दिया गया जिससे मच्छरों की ब्रीडिंग कम करने में काफी मदद मिली है। देश भर में ऐसे प्रयासों से ही हम मलेरिया के खिलाफ जंग को और तेजी से आगे बढ़ा पाए हैं। साथियों, अपनी जागरूकता और संकल्प शक्ति से हम क्या कुछ हासिल कर सकते हैं, इसका दूसरा उदाहरण है कैंसर से लड़ाई। दुनिया के मशहूर मेडिकल जर्नल लैंसेट की स्टडी वाकई बहुत उम्मीद बढ़ाने वाली है। इस जर्नल के मुताबिक अब भारत में समय पर कैंसर का इलाज शुरू होने की संभावना काफी बढ़ गई है। समय पर इलाज का मतलब है कैंसर मरीज का ट्रीटमेंट 30 दिनों के भीतर ही शुरू हो जाना। और इसमें बड़ी भूमिका निभाई है आयुष्मान भारत योजना ने। इस योजना की वजह से कैंसर के 90% मरीज समय पर अपना इलाज शुरू करा पाए हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पहले पैसे के अभाव में गरीब मरीज कैंसर की जांच में, उसके इलाज से कतराते थे। अब आयुष्मान भारत योजना उनके लिए बड़ा संबल बनी है। अब वो आगे बढ़कर अपना इलाज कराने के लिए आ रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना ने कैंसर के इलाज में आने वाली पैसों की परेशानी को काफी हद तक कम किया है। अच्छा ये भी है कि आज समय पर कैंसर के इलाज को लेकर लोग पहले से कहीं अधिक जागरूक हुए हैं। यह उपलब्धि जितनी हमारे हेल्थ केयर सिस्टम की है,
डॉक्टरों, नर्सों और टेक्निकल स्टाफ की है, उतनी ही आप सभी मेरे नागरिक भाई बहनों की भी है। सबके प्रयास से कैंसर को हराने का संकल्प और मजबूत हुआ है। इस सफलता का क्रेडिट उन सभी को जाता है जिन्होंने जागरूकता फैलाने में अपना अहम योगदान दिया है। कैंसर से मुकाबले के लिए एक ही मंत्र है, अवेयरनेस, एक्शन और एश्योरेंस। अवेयरनेस यानी कैंसर और इसके लक्षणों के प्रति जागरूकता, एक्शन यानी समय पर जांच और इलाज, एश्योरेंस यानी मरीजों के लिए हर मदद उपलब्ध होने का विश्वास। आइए हम सब मिलकर कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई को तेजी से आगे ले जाएं और ज्यादा से ज्यादा मरीजों की मदद करें। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं आपको उड़ीसा के कालाहांडी के एक ऐसे प्रयास की बात बताना चाहता हूं जो कम पानी और कम संसाधनों के बावजूद सफलता की नई गाथा लिख रहा है। यह है कालाहांडी की सब्जी क्रांति। जहां कभी किसान पलायन करने को मजबूर थे, वहीं आज कालाहांडी का गोला मुंडा ब्लॉक एक वेजिटेबल हब बन गया है। यह परिवर्तन कैसे आया? इसकी शुरुआत सिर्फ 10 किसानों के एक छोटे से समूह से हुई। इस समूह ने मिलकर एक एफपीओ किसान उत्पाद संघ की स्थापना की, खेती में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया और आज उनका ये एफपीओ करोड़ों का कारोबार कर रहा है। आज 200 से अधिक किसान इस एफपीओ से जुड़े हैं, जिनमें 45 महिला किसान भी हैं। ये लोग मिलकर 200 एकड़ में टमाटर की खेती कर रहे हैं, 150 एकड़ में करेले का उत्पादन कर रहे हैं। अब इस एफपीओ का सालाना टर्नओवर भी बढ़कर 1.5 करोड़ से ज्यादा हो गया है। आज कालाहांडी की सब्जियां न केवल ओडिशा के विभिन्न जिलों में बल्कि दूसरे राज्यों में भी पहुंच रही है और वहां का किसान अब आलू और प्याज की खेती की नई तकनीकें सीख रहा है। साथियों, कालाहांडी की यह सफलता हमें सिखाती है कि संकल्प शक्ति और सामूहिक प्रयास से क्या नहीं किया जा सकता। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं, अपने क्षेत्र में एफपीओ को प्रोत्साहित करें, किसान उत्पादक संगठनों से जुड़े और उन्हें मजबूत बनाएं। याद रखिए, छोटी शुरुआत से भी बड़े परिवर्तन संभव है। हमें बस दृढ़ संकल्प और टीम भावना की जरूरत है। साथियों, आज की मन की बात में हमने सुना कि कैसे हमारा भारत विविधता में एकता के साथ आगे बढ़ रहा है। चाहे वो खेल का मैदान हो या विज्ञान का क्षेत्र, स्वास्थ्य हो या शिक्षा, हर क्षेत्र में भारत नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हमने एक परिवार की तरह मिलकर हर चुनौती का सामना किया और नई सफलताएं हासिल की। 2014 से शुरू हुए मन की बात के 116 एपिसोड में मैंने देखा है कि मन की बात देश की सामूहिक शक्ति का एक जीवंत दस्तावेज बन गया है। आप सभी ने इस कार्यक्रम को अपनाया, अपना बनाया। हर महीने आपने अपने विचारों और प्रयासों को साझा किया। कभी किसी यंग इनोवेटर के आइडिया ने प्रभावित किया, तो कभी किसी बेटी की अचीवमेंट ने गौरवान्वित किया। यह आप सभी की भागीदारी है जो देश के कोने कोने से पॉजिटिव एनर्जी को एक साथ लाती है। मन की बात इसी पॉजिटिव एनर्जी के एम्प्लीफिकेशन का मंच बन गया है। और अब 2025 दस्तक दे रहा है। आने वाले साल में मन की बात के माध्यम से हम और भी इंस्पायरिंग प्रयासों को साझा करेंगे। मुझे विश्वास है कि देशवासियों की पॉजिटिव सोच
और इनोवेशन की भावना से भारत नई ऊंचाइयों को छुएगा। आप अपने आसपास के यूनिक प्रयासों को हैशटैग मन की बात के साथ शेयर करते रहिए। मैं जानता हूं कि अगले साल की हर मन की बात में हमारे पास एक दूसरे से साझा करने के लिए बहुत कुछ होगा। आप सभी को 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, खुश रहें। फिट इंडिया मूवमेंट में आप भी जुड़ जाइए। खुद को भी फिट रखिए, जीवन में प्रगति करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।